19 मई 2024 रात के करीब 2:30 बजे नशे में धुत एक 17 साल का लड़का अपनी अनरजिस्टर्ड पोर्श से 2 आईटी प्रोफेशनल्स को हिट कर देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। और कोर्ट से उसे सजा क्या मिलती है? टू राइट अ 300 वर्ड्स ऐसे। Killed 2 people in Pune on May the 19th. Now want their luxury vehicle back. That's right. पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने ऐसा कोई डिसीजन सुनाया है। जुडिशियल सिस्टम आज एक ऐसी भूल भुलैया बन चुका है जिसमें जस्टिस सिर्फ एक सपना लगता है। केसेस दशकों तक लटकते हैं और जब फैसला आता है तब तक या तो विक्टिम मर चुका होता है या फिर जस्टिस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा होता ही क्यों है? हमारे यहाँ किसी भी केस को सॉल्व करने में इतना वक्त क्यों लग जाता है और इस तरह के डिसीजंस क्यों सुनने में आते हैं? एक रीजन जो आपने काफी बार सुना होगा, जजेस की शॉर्टेज। पर क्या ये रीजन इनफ है जस्टिफिकेशन के लिए? जानेंगे आज के इस वीडियो में। Bombay High Court order again in a child sexual assault case which says skin to skin contact is not assault. जैसे एयरबैग खोला कुछ आगे का देखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। Another round! क्या हुआ? Another round! निकिता मेरी अंकल! ईयर 1990। हरियाणा के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस SPS राठौर, जो हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन के फाउंडिंग प्रेसिडेंट भी थे, एक 14 साल की रुचिका, जो एक प्रॉमिसिंग टेनिस प्लेयर थी, उसे मोलेस्ट करता है। जब रुचिका ने इस चीज की कंप्लेन करी तो उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाते हैं। उसकी फैमिली और फ्रेंड्स को सिस्टमैटिकली हरास किया जाता है। उसके पिता और 13 साल के भाई पर झूठे केसेस लगाए जाते हैं। और तो और उसके भाई को शहर में सेमी नेकेड परेड कराया जाता है और काफी बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है, जिसके बाद रुचिका ने अपने आप को अनलाइव कर लिया। A girl gets thrown out of her school. Her brother is slapped with cases. You feel that the moment Ashu, your son, was faced with criminal cases and arrested, you think that's what triggered Ruchika's? Yes, that's. अब काफी वक्त तक तो राठौर पर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया, उल्टा उसके प्रमोशंस होते रहे, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके कनेक्शंस बहुत अच्छे थे। पर जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट राठौर को गिल्टी करार करती है 22 दिसंबर 2009 को। 19 साल के बाद 40 एडजर्नमेंट्स और 400 से भी ज्यादा हियरिंग्स, कोर्ट फाइनली राठौर को मोलेस्टेशन के लिए गिल्टी करार करती है और उसे सजा क्या मिलती है? 1.5 साल का इम्प्रिजनमेंट और 1000 रुपए का फाइन। 11 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट राठौर को बेल दे देता है और उनकी सजा 6 महीने की कर दी जाती है, जो वो ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं। अब ये तो एक केस है, पर इसी तरह के कई केसेस हमारी कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि यार ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है, अब चीजें चेंज हो चुकी हैं। पर क्या सच में चीजें चेंज हुई हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। इंडियन हाई कोर्ट्स में ऑन एवरेज एक केस 5 साल से भी ज्यादा तक पेंडिंग रहता है, जो स्टेट वाइज वेरी कर सकता है। जैसे त्रिपुरा के लिए ये नंबर 1 साल से भी कम है। वहीं उत्तर प्रदेश में केसेस का एवरेज पेंडेंसी रेट 11 साल से भी ज्यादा है। जुडिशियल प्रोसेस में डिलेज एक इंडिविजुअल को इमोशनली और फाइनेंशियली इतना डैमेज कर देता है जिससे उबर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर हमें इस तरह की चीजें देखने मिलती हैं। मेरा नाम अतुल सुभाष है, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सबमिट करने जा रहा हूँ, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। अब इस तरह के केसेस से पब्लिक ट्रस्ट तो कम होता ही है, साथ में जस्टिस सिस्टम की इफेक्टिवनेस पर भी सवाल उठते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम को हायरार्कियल मैनर में स्ट्रक्चर किया गया है। सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, जिसके नीचे हाई कोर्ट, और फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो सिविल मैटर्स को देखते हैं, और सेशन कोर्ट्स जो क्रिमिनल केसेस को हैंडल करते हैं। अब एक केस फाइल करने के लिए इंडिविजुअल को एक कंप्लेंट या लॉ सूट फाइल करना होता है उसके अप्रोप्रिएट कोर्ट में, जिसके बाद हियरिंग होती है और एविडेंस के आधार पर कोर्ट दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट सुनती है और जजमेंट सुनाती है। अब अगर कोई इंसान कोर्ट के डिसीजन से डिससेटिस्फाइड है तो वो ऊपर के कोर्ट से अपील कर सकता है। अब सुनने में तो ये काफी आसान है, पर दिक्कत तब आ जाती है जब आपने कोई केस फाइल किया हो और उसका जजमेंट आने में ही सालों लग जाए, क्योंकि आपका केस लाइमलाइट में नहीं है।
और साथ में अभी जो केसेस हमने डिस्कस किए हैं उनमें देखा है कि किस तरह कनेक्शन के बेसिस पर चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन के कंपैरिजन में जजेस का नंबर बहुत कम है, और जब मैं बोलता हूँ बहुत कम है तो इसका मतलब ये ग्लोबली वन ऑफ द लोएस्ट जज टू पॉपुलेशन रेशियो में आता है, जहाँ पर हर 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ 21 जज हैं। वहीं अगर आपको एक आइडिया देना हो तो यूएसए में ये नंबर 150 है और चाइना में तो ये नंबर 300 से भी ज़्यादा है। अब आप लोग बोलेंगे कि जजेस की कमी है तो वैकेंसीज निकालो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट? पर ऐसा नहीं है। वैकेंसीज तो निकाली जाती हैं पर काफ़ी सारी सीट्स अनफिल्ड रह जाती है क्योंकि अब अपॉइंटमेंट प्रोसेस में डिले हो जाता है। अब सीट्स फिल नहीं हुई तो जो जजेस ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन पर केसेस का बर्डन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं लोअर कोर्ट्स में तो ये हालत और भी ज़्यादा ख़राब है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ नोटिस करी कि जितनी पोस्ट वेकेंट हैं और जितनों की रिक्रूटमेंट हो रही है वो नंबर ही मिसमैच है। 2022 में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी एग्जामिनेशन कंप्लीट कराने में ही 30 महीने ले लिए। अब लोअर जुडिशियरी में इन चीज़ों की वजह से काफ़ी सारे जजेस जुडिशियरी को क्विट कर देते हैं और प्राइवेट लॉ फर्म्स ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि उनको वहाँ सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अब साथ में पावरफुल लोगों के द्वारा सिस्टम के लूपहोल्स का किस तरह फ़ायदा उठाया जाता है ये तो आपने रीसेंट केसेस में देख ही लिया है। और फिर कुछ वकीलों की भी ये स्ट्रैटेजी होती है कि जितनी ज़्यादा तारीख उतनी ज़्यादा फीस। सिस्टम को स्लो रखना कुछ लोगों के फ़ायदे का सौदा है। लोगों को लगता है कि उनके केसेस में कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है और मिल रही है सिर्फ तारीख। पर ऐसा नहीं होता। रियलिटी में हर एडजर्नमेंट के बाद केस में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस ज़रूर होती है। हर एक एविडेंस को बारीकी से देखना ज़रूरी होता है। ये रिजर्व्ड जजमेंट्स का कॉन्सेप्ट है जहां जजेस एक्स्ट्रा समय लेते हैं ताकि कोई डिटेल मिस ना हो, क्योंकि ये सिर्फ स्पीड का सवाल नहीं है, फेयरनेस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर हम जल्दी जल्दी में डिसीजन दे दें तो मिस्टेक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और कई बार काफ़ी अजीब से जजमेंट्स जो हमें सुनने में आते हैं, ये सब डिसीजंस अक्सर एक एक्सट्रीम पॉलिटिकल और सोशल प्रेशर के इन्वायरमेंट में लिए जाते हैं, क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस अपने साथ एडिशनल प्रेशर भी लेके आते हैं। कई बार मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। कुछ केसेस फास्ट ट्रैक हो जाते हैं मीडिया प्रेशर से, पर कई केसेस सिर्फ टीआरपी का जरिया बन जाते हैं। प्रमाण मैं दिखाता हूं, प्रमाण मेरे पास है और प्रमाण ये है, ड्रग दो। अब ये चीज़ कोई यूनिवर्सल नहीं है, पर ऐसा काफ़ी बार देखा गया है कि जिस केस को ज़्यादा मीडिया कवरेज मिलती है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो चीज़ कुछ सिचुएशंस में तो अच्छी हो सकती है क्योंकि लोग अवेयर होते हैं, पर कई बार ये एक डिसएडवांटेज भी होता है, जिसे आप ट्रायल बाय मीडिया इफेक्ट भी बोल सकते हो, जिसमें कोर्ट का डिसीजन आने से पहले आपके बारे में पब्लिक ओपिनियन बन चुका होता है। पब्लिक की नज़रों में आप ऑलरेडी एक दोषी बन चुके होते हो, जो आगे चलकर डिफेंडेंट्स और अटर्नीज के लिए भी एक चैलेंज क्रिएट कर सकता है। इमेजिन करके देखो, तुमने किसी के खिलाफ कोई केस रजिस्टर किया है। अब तुम्हारा केस जल्दी रिजॉल्व हो जाता है तो तुम एटलीस्ट अपने जीवन में मूव ऑन कर सकते हो, अपनी एनर्जी दूसरी चीज़ों में लगा सकते हो। पर अगर तुम्हारा केस डीले पे डीले होता जाए, जैसे निर्भया का केस लेते हैं, उसके दोषियों को सज़ा मिलने में 7 साल लग गए जब तक कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आया। क्या तुम्हें लगता है उसके चाहने वाले मूव ऑन कर पाए होंगे? और दिमाग में सवाल तो ये भी आता है कि इतने वक्त तक इस तरह मेंटली एग्जॉस्ट होने के बाद क्या आप लाइफ में आगे बढ़ भी सकते हो? क्योंकि इंसान को क्लोजर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल किसी टीवी शो या एनिमे की एंडिंग खराब होने से और क्लोजर ना मिलने से फैंस राइटर्स पर इतने भड़क जाते हैं। तो यहाँ तो हम रियल लाइफ सिनेरियोस की बात कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ करा ही नहीं है। 2012 रेप केस के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई। इसी के साथ जुडिशियरी को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी पुश किया जा रहा है। आप इवन केसेस को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हो, जिससे ट्रांसपेरेंसी तो इंश्योर होती ही है, डिलेज भी रिड्यूस हो सकते हैं। इसी के साथ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 2024 में 3 नए लॉज भी पास किए हैं: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य एक्ट और भारतीय न्याय संहिता, रिप्लेसिंग सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड इंडियन पीनल कोड। और साथ में यूनियन गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि ये नए लॉज क्रिमिनल केसेस में 3 साल के अंदर जस्टिस प्रोवाइड कर देंगे। पर अगर हम दूसरे देशों की तरफ देखें तो चाइना अपने कोर्ट्स में बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए एआई का यूज़ करता है। इसी के साथ ट्रैफिक वायलेशन जैसे सिंपल केसेस के लिए एआई जजेस और वर्चुअल कोर्ट रूम्स तैयार किए गए हैं।
हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट किस लेवल का पावर होल्ड करती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो काफ़ी कम समय में चीज़ों को सुधार सकती है। अब केसेस की पेंडेंसी में एक और बड़ा कारण है जजेस की मेंटल हेल्थ। अगर 10 लाख लोगों पर 21 जज हैं तो डिसीजन मेकिंग में कंटिन्यूअस प्रेशर और हाई स्टेक्स की वजह से जजेस मेंटली और इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। पर दूसरे लोग इस चीज़ को नहीं देखेंगे। उनको आपकी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी अच्छाई को इग्नोर किया जाएगा और सिर्फ आपकी गलतियां देखी जाएंगी। पर आप इस तरह के आर्गुमेंट्स नहीं दे सकते, क्योंकि ये बात आप भी जानते हो कि आपके किए हुए फैसले दूसरों के लिए कितने मैटर करते हैं। आपके डिसीजंस किसी की लाइफ को सुधार सकते हैं या उसे हमेशा के लिए बिगाड़ भी सकते हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो लोग आपसे उम्मीद रखे हुए हैं आप उनको जस्टिस डिलीवर करो। कमेंट्स में बताओ तुम क्या सोचते हो इस पूरे टॉपिक के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर तुम्हारे भी अपने 20s में बाल झड़ने लगे हैं तो मेरा ये वाला वीडियो देखो और किस तरह हेड ट्रांसप्लांट आपके फ्यूचर को प्रभावित कर सकता है ये जानने के लिए राइट वाली वीडियो देखो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।